हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th हिस्ट्री का चैप्टर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, ना सिर्फ क्लास 9th के हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से, बल्कि ये कॉम्पिटिटिव जो बच्चे कॉम्पिटिटिव्स की तैयारी करते हैं उनको भी ये टॉपिक पढ़ना होता है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस वीडियो में हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करेंगे कि ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन आखिर था क्या। फ्रेंच रिवॉल्यूशन ये फ्रांस में हुआ था, जाहिर सी बात है, नाम से पता लग रहा है। और रिवॉल्यूशन वर्ड का मतलब क्या होता है? देखिए, रिवॉल्यूशन वर्ड का मतलब होता है कोई भी एक, हिंदी में कहे तो क्रांति लाना, मीन्स एक बहुत बड़ा चेंज लाना, प्रोटेस्ट करके या वाइड लेवल पे एक बड़ा सा चेंज लाना। तो फ्रेंच में क्या हुआ था कि किस तरह से रिवॉल्यूशन हुआ था, क्या वजह थे, क्या बैकग्राउंड थी सोसाइटी का, मैं सब बताऊंगी इस वीडियो में। तो देखो, आज हम अगर कुछ आइडियाज़, कुछ प्रिंसिपल जैसे कि इक्वलिटी या फिर लिबर्टी, फ्रीडम, इन सब की बात करते हैं, तो ये आए कहाँ से ये आइडियाज़? मीन्स इनकी भी तो अपनी एक हिस्ट्री रही होगी। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं, इक्वलिटी या लिबर्टी, फ्रीडम जिसे कहते हैं, तो ये सब टर्म्स कहाँ से आए और इनकी क्या हिस्ट्री रही है। तो इन आइडियाज़ की भी अपनी एक हिस्ट्री रही है, जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रांस में देखते हैं कि फ्रांस की जो सोसाइटी थी उसमें किस किस कैटेगरी के लोग थे, मीन्स सोसाइटी का डिवीज़न कैसे था। तो जो फ्रेंच सोसाइटी थी उनका डिवीज़न, उनके डिवीज़न जो क्लासेस होते थे उनको एस्टेट हम कह सकते हैं, एस्टेट। तो ये एस्टेट्स 3 तरह के होते थे। फर्स्ट एस्टेट जिसमें क्लर्जी आते थे, क्लर्जी कौन होते थे मैं बताऊंगी आपको। और सेकंड एस्टेट जिसमें नोबिलिटी आती थी, और थर्ड एस्टेट जिसमें बिग बिजनेसमैन भी आते थे और पुअर पीजेंट्स भी आते थे, लॉयर्स भी आते थे, तो सर्वेंट्स भी आते थे। तो देखो, क्लर्जी था क्या? क्लर्जी वो लोग होते थे, वो जो भी चर्च से जुड़ा हो, जो भी चर्च से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो प्रीस्ट हो या फिर चर्च में काम करने वाला कोई भी हो, उसे क्लर्जी में कंसीडर किया जाता था, उसे क्लर्जी में कंसीडर किया जाता था, जो भी चर्च से रिलेटेड हो। और सेकंड एस्टेट थी नोबिलिटी की। नोबिलिटी मतलब वो लोग जो बहुत शाही खानदान से आने वाले, लाइक किंग खुद इसमें आता था, जो किंग था वो इसमें आता था। और जो बाकी बचे लोग हैं, जैसे चाहे अमीर हैं या चाहे गरीब हैं, वो सब थर्ड एस्टेट में आ जाते थे। थर्ड एस्टेट में पीजेंट्स आते थे, पुअर लेबरर्स आते थे, लैंडलेस लेबरर्स आते थे, और अमीर लोग भी आते थे, जैसे बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, लॉयर्स, ये लोग आते थे। तो इस तरह से डिवीज़न थी फ्रेंच सोसाइटी की। तो इसमें ये था कि क्लर्जी जो फर्स्ट एस्टेट था और जो सेकंड एस्टेट था, इन दोनों को टैक्स पे नहीं करना होता था, टैक्स पे नहीं करना होता था। मीन्स तो टैक्स कौन देगा? तो टैक्स देना होता था तीसरा एस्टेट को, तीसरे एस्टेट को ही टैक्स देना पड़ता था। फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट को प्रिविलेज था। प्रिविलेज का मतलब क्या होता है? प्रिविलेज हिंदी में बोले तो छूट। इनको छूट थी, इनको स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती थी, मीन्स इनको कोई टैक्स वगैरह नहीं भरना, जो भी भरना है वो थर्ड एस्टेट के लोगों को भरना है। तो आप देख सकते हैं एक तरह से इनइक्वालिटी है सोसाइटी में। तो और जो क्लर्ज था वो बहुत ही डोमिनेट करता था सोसाइटी में, मीन्स क्लर्जी था वो बहुत ही डोमिनेट करता था सोसाइटी में। कैसे? ये टैक्स तो भरता नहीं था और ऊपर से ये टैक्स लिया करते थे। ये बहुत तरह के टैक्सेस लिया करते थे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जैसे दो टैक्सेस का नाम तो आपके बुक में मेंशन है। पहला है तिथीस एंड दूसरा है टैले। तिथीस वो होता था जो
ये किसानों से लिया करते थे, पीजेंट से लिया करते थे, उनके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का 1/10 लिया जाता था। 1/10 उनके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का लिया जाता था। और दूसरे तरह का टैक्स था टैले। टैले जो था वो डायरेक्टली पे करना होता था स्टेट को ये टैक्स। तो फर्स्ट एस्टेट टैक्स लेता था और सेकंड एस्टेट भरता भी नहीं था टैक्स। जो भी भरना हो वो थर्ड एस्टेट को ही भरना होता था। तो 1774 में फ्रांस के किंग बने लुई 16। लुई 16 इनका नाम आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट नेम है। लुई 16 फ्रांस के किंग बने। ये बर्बन फैमिली से बिलोंग करते थे और ये 20 साल के थे जब ये किंग बने। और इनकी जो शादी हुई थी वो ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोइनिटी से हुई थी। ये उनका हमने बैकग्राउंड जाना। अब जब ये राजा बनाए गए तो इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा कि जो इनका राज खजाना है वो खाली है, बिल्कुल खाली। मीन्स बिल्कुल ही खाली नहीं, मतलब बहुत कम पैसे हैं, बहुत कम। तो अब ऐसा क्यों था? अब राजा बना, राज घराना इतना कम क्यों है? राज खजाना इतना कम क्यों है? तो देखो इसके भी बहुत सारे रीजंस थे, जैसे कि वॉर्स उस समय बहुत हुआ करते थे। वॉर्स में चले जाते थे सारे पैसे। और जो राजा की जो कोर्ट इतनी बड़ी थी, इतनी आलीशान थी, उसके मेंटेनेंस में पैसा लगता था। चाहे आर्मी जो रखते थे, आर्मी के मेंटेनेंस में पैसा यूज़ होता था। और एक्सटर्नल डेब्ट मीन्स जो फ्रांस की 13 कॉलोनीज यूएसए में थी, तो वहाँ पे भी इनको कर्ज देना पड़ता था। तो इतने घाटे में चल रहे थे ये फ्रेंच के किंग। तो इन्होंने सोचा टैक्सेस इंक्रीज करने की, मीन्स कि टैक्सेस बढ़ाना चाहिए। तो अब देखो उस समय राजा अकेला ऐसा नहीं था, मतलब राजा अकेले टैक्सेस नहीं बढ़ा सकता था, उसे मीटिंग बुलानी पड़ती थी तीनों एस्टेट की। तो हम इसके बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे कि जब उसने मीटिंग बुलाई तो क्या क्या हुआ। तो अभी हम अगले टॉपिक पे पढ़ते हैं, जो है द स्ट्रगल टू सर्वाइव। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये स्ट्रगल टू सर्वाइव में नाम से पता लग रहा है कि सर्वाइव करने के, जीने के लिए संघर्ष, स्ट्रगल कैसे कैसे किया। तो इसमें देखो 1715 में जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन थी। 1715 में जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो 23 मिलियन थे और वही बढ़ के अब हो गई 28 मिलियन हो गई 1789 में। तो इस तरह से इतना पॉपुलेशन राइज हुआ। अब पॉपुलेशन राइज हुआ तो क्या होगा? पॉपुलेशन राइज हुआ तो खाने की जो डिमांड है वो बढ़ेगी। पॉपुलेशन राइज हो रहा है तो डिमांड भी जाहिर सी बात है बढ़ेगी। तो डिमांड जब बढ़ी तो फूड ग्रेन्स की कमी होने लगी, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है और प्रोडक्शन कम है, तो फूड ग्रेन्स की स्कैरसिटी होगी। तो स्कैरसिटी हुई तो एक नया टर्म हम देखेंगे, सबसिस्टेंस क्राइसिस, ये हुआ। अब सबसिस्टेंस क्राइसिस क्या होता है? तो सबसिस्टेंस क्राइसिस का डेफिनेशन आपकी बुक में दिया गया है कि एन एक्सट्रीम सिचुएशन, ये होता है कि एक्सट्रीम सिचुएशन where the basic means of livelihood are endangered। मतलब कि एक ऐसी कंडीशन जिसमें बेसिक नीड्स ही नहीं मिल पाती। बेसिक नीड्स क्या हो गया? हमारे खाने पीने की ज़रूरतें। अब लोगों को खाना पीना ही नहीं मिल पा रहा, जो बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड होती है वही नहीं मिल पा रहा, तो सबसिस्टेंस क्राइसिस हुआ। अच्छा, एक ही वजह नहीं रहा होगा ये
सबसिस्टेंस क्राइसिस होने का। और भी बहुत सारी वजह थे, जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज तो था ही, लेकिन बैड हार्वेस्ट भी हो सकती है इसकी वजह, और फिर वॉर्स में पैसे लग जाते थे सारे, ये भी हो सकता है। एंड डिसीजेज बीमारियां जो फैली होंगी उस वक्त, बीमारियों की वजह से भी सबसिस्टेंस क्राइसिस हो गया था। तब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, अ ग्रोइंग मिडल क्लास एनविसेजेस एन एंड टू प्रिविलेजेस। तो हमने बात की थी कि जो 3 स्टेट में सोसाइटी बटी हुई थी, उसमें से तीसरे स्टेट के साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन होता था कि उन्हें ही टैक्सेस भरने पड़ते थे। और वो लोग, ऐसा नहीं है कि उन्होंने आवाज़ नहीं उठाई होगी, प्रीजेंट्स ने पहले भी रिवोल्ट कर रखा था टैक्सेस को लेके पास्ट में, लेकिन वो फेल्ड हो गए। फेल क्यों हो गए? क्योंकि उनमें एक फुल स्केल वॉर नहीं होता था, मीन्स एक चेंज नहीं ला पाते थे वो पूरे सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर में। तो अब क्या हो रहा था, अब देखो तीसरे स्टेट में मैंने बताया कुछ अमीर लोग और कुछ एजुकेटेड लोग भी होते थे। तो वो जब और एजुकेशन उन्होंने गेन करनी शुरू की, तो धीरे धीरे तीसरे स्टेट के लोग एजुकेटेड होते गए, मीन्स उन्हें नए नए आइडियाज़ से वो इंट्रोड्यूस हुए। जैसे कि उन्होंने बोला भी कि कोई भी ग्रुप सोसाइटी में प्रिविलेज नहीं होना चाहिए बाय बर्थ, मतलब जन्म से ही प्रिविलेज्ड हो, ऐसा नहीं है। जैसे कि अब राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, जो उसके एबल होगा जो राजा बनने के, वही बनेगा। तो इन्होंने कहा कि नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ, सोशल पोजीशन बेस्ड ऑन मेरिट। मेरिट के बेस पे ही सोशल पोजीशन इंसान की डिसाइडेड होनी चाहिए। तो इन्होंने जो एजुकेटेड लोग थे, इन्होंने इन आइडियाज़ को फैलाना शुरू किया, किनके बीच? अपने ही एस्टेट के जो अनएजुकेटेड पीजेंट, सर्वेंट्स, ये सब लोग थे उनके तरफ। क्योंकि ये आइडिया जितना फैलेगा उतने ज़्यादा लोग आएंगे एक साथ, और ज़्यादा लोग आएंगे तो ज़्यादा प्रोटेस्ट होगा और किंग को बात माननी पड़ेगी। तो क्या क्या तरीके रहे इनको ये अपने आइडियाज़ फैलाने के लिए, क्या क्या तरीके इन्होंने अपनाए? जैसे कि बुक्स जो होते हैं मेन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वे होता है अपने आइडियाज़ को फैलाने का। तो उस समय के जो फिलोसफर्स थे और थिंकर्स थे, वो जैसे जॉन लॉके ने बुक लिखी 2 ट्रीटिसेस ऑफ गवर्नमेंट। इसमें उन्होंने इन आइडियाज़ को फैलाया। चाहे एक और फिलोसफर हैं जीन जैक्वेस रॉसियो, जिन्होंने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की बुक लिखी। और इस बुक के एक प्रिंसिपल के बारे में हम आगे पढ़ेंगे आगे आने वाले टॉपिक में। और मॉन्टेस्क्यू जो थे राइटर, फिलोसफर, इन्होंने भी लिखी द स्पिरिट ऑफ लॉज। इसके ज़रिए इन्होंने थर्ड स्टेट के जो लोग थे उनमें आइडियाज़ फैलाने शुरू किए कि कोई भी जन्म से ही प्रिविलेज नहीं मिलना चाहिए, उन्हें सोसाइटी में इक्वलिटी आनी चाहिए। अब तक जो पीजेंट्स थे, चाहे सर्वेंट्स थे, वो चुपचाप टैक्सेस दिया करते थे, या फिर आवाज़ भी नहीं उठाते थे उतना कि ये नहीं टैक्स भर रहा, मतलब नोबिलिटी टैक्स नहीं भर रहा, हम क्यों भरें, ऐसा भी नहीं। लेकिन अब उनकी थिंकिंग जो है वो फ्रेम होने लगी, इन आइडियाज़ की वजह से उनकी थिंकिंग फ्रेम होने लगी। और फिर हम आगे देखेंगे कि किस तरह से ये सब एक रिवॉल्यूशन की ओर लीड कर गया। तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे।